काली भेड़ें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दिलचस्प मुकालमा हुआ जस्टिस अतर मिनल्ला और अटॉर्नी जनरल के दरमियान। आप सबको मालूम है कि 2 दिन पहले 28 मई को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने लाहौर में एक तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि वो जजेस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं, ज़मानतें दे रहे हैं, उनके केसेस ख़त्म कर रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं कि केसेस जो है वो ख़त्म कर दिए जाएँ, वो काली भेड़ें हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस की तरफ से ये कहा गया कि काली भेड़ें कहना दुरुस्त नहीं, और अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनका मुकालमा यानी इफ आई एग्जैक्टली कोट, उन्होंने कहा कि हम काली भेड़ें नहीं, हम बम्बल बीज हैं। अब ये बम्बल बीज क्या होती हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मानी के एतबार से सिंबॉलिक इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस बहुत है। बम्बल बी, उन्होंने कहा कि हम बम्बल बी हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये होती है जी बम्बल बी। और बम्बल बी की जो खसूसियात हैं प्रोड्यूसर साहब, ये जो अपने पर जिस वक्त जो है वो बड़ी तेज़ी से मूव करती है, इसके हवाले से ये कहा जाता है कि जो बम्बल बी है ये कभी किसी को बिला वजह नहीं काटती। अगर ये काटती है किसी को तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है, आप इसकी आवाज़ सुनिए पहले। तो जस्टिस अतर मिनल्ला के मुताबिक हम काली भेड़ें नहीं, हम ये वाली, इसको भेड़ भी कहा जाता है, कुछ लोग भिरन कहते हैं कुछ लोग, लेकिन ये मक्खी है। इस मक्खी की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। वो क्वालिटीज़ ये हैं कि बिला वजह किसी को नहीं काटती, अगर काट जाए तो ये ज़िंदा रहती है, शहद की मक्खी की तरह मर नहीं जाती, जो अपना अगर स्टिंग, अपना डंग जो है वो इस्तेमाल कर ले। और इस मक्खी के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी किसी पर बिला वजह हमला नहीं करती। अगर इसके छत्ते में कोई हाथ डाले या फिर ये किसी से ख़तरा महसूस करे तो फिर ये उसको तिगनी का नाच नचाती है। अगर काटती है तो फिर उसके जिस्म के ऊपर बड़े बड़े जो है वो निशानात छोड़ जाती है, सूजन छोड़ जाती है। ये बड़ा दिलचस्प मुकालमा था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी, और समाअत थी नैब तरामीम के हवाले से। उस केस में इमरान खान साहब ने गुजारिश की थी कि उनको जो है वो पेश होने की इजाज़त दी जाए। वो लाइव लिंक के ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए, लेकिन उनको जो है वो इन पर्सन प्रेजेंस की इजाज़त नहीं मिली। और फिर ये दरख्वास्त भी की गई थी इमरान खान की तरफ से कि उन्हें इजाज़त दी जाए कि उनकी जो नशरियात हैं, जो उनकी गुफ्तगू है, उसको लाइव नशर किया जाए जैसे ये केस पहले नशर किया जाता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर दरख्वास्त गुजार को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया कि लाइव नहीं चलाया जा सकता। ये भी हैरानकुन बात है कि यही केस है जिसको मफाद आमा का केस जो है वो करार दिया जा रहा था। अब ये मफाद आमा का केस क्यों नहीं रहा, एक टेक्निकल केस क्यों बन गया है? साथ ही खबर यह है कि FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। जो ट्वीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से 1971 के वाक़यात के हवाले से किया गया, उसके हवाले से अब इंक्वायरी हो रही है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज हुई और उससे मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लगता है कि मुश्किलात मज़ीद बढ़ने वाली हैं, और 9 मई के हवाले से ये कहा गया है कि 9 मई में जो मुलव्वस लोग हैं, मुजरमान हैं, उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही बात की गई डिजिटल दहशतगर्दी जो है उसके हवाले से बात की गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मामलात बड़े गर्म हैं। कम अज़ कम मैं जिन फॉर्म 45 को देख चुका हूँ, उनके बुनियाद के ऊपर मैं सेफली ये बात कह सकता हूँ कि कम अज़ कम इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उस पर सुनवाई कर रही है। जो ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी अदालत की कार्रवाई अब तक के फॉर्म 45 जो सामने आए हैं उसको देखकर ये कहा जा सकता है सेफली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी। कम अज़ कम ये 3 नशिस्तें जो है वो वापस लेने में, और ये बड़ी जो है वो कामयाबी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर वो ये करने में कामयाब हो जाती है। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। नैब ऑर्डिनेंस जो है उसमें सिर्फ मामला ये नहीं है कि 14 दिन से रिमांड जो है वो बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया, बल्कि ऐसा ये भी किया गया है कि बदनीयती पर मबनी जो रेफरेंस है, अगर वो पहले अगर दायर किया जाता था तो उसकी सज़ा 5 साल थी कि अगर बदनीयती पर रेफरेंस दायर किया जाता है, लेकिन उस सज़ा को कम करके अब 2 साल कर दिया गया है। क्या हुकूमत जो है वो अप्रिशिएट कर रही है, एनकरेज कर रही है कि अगर किसी ने बदनीयती के ऊपर मबनी रेफरेंस दायर करना है तो कर ले, सज़ा जो है वो 5 साल नहीं होगी, जिसको 10 साल हो जाना चाहिए था। तमाम मामलों पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन, NA 47 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इनका
मामला भी जो है वो इस वक्त ट्रिब्यूनल में मौजूद है। अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा पाशा साहब पाकिस्तान बार काउंसिल से माहिर कानून, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और बशारत राजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं ABN न्यूज़ के लिए। ये तमाम अहबाब जो है वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आगाज़ जो है वो गुफ्तगू का अली गौहर बलोच साहब से करेंगे। बलोच साहब, बिफोर आई पुट द क्वेश्चन, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की थी, सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब, उन्होंने क्या कहा था। मुझे यकीन है कि ये जजेस, इनमें से अक्सरियत पाकिस्तान की तरक्की के लिए पूरी तरह मुत्तफिक है, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं कि उसके 190 मिलियन पाउंड वो खाना काबा की घड़ी, इसी तरह वो जमीन जो दूसरों से ली। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। अली गौहर बलोच साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये किन जज साहिबान को काली भेड़ें करार दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने जिस चीज़ की निशानदेही की है, अगर आप देखें तो एक वो वक्त था कि जब हमारी पार्टी के अरकान जो थे पार्लियामेंट के, उनको तौहीन अदालत के केस में 5-5 साल के लिए नाअहल किया गया, और ना सिर्फ नाअहल किया गया बल्कि कुछ लोगों को तो जेल भी भेज दिया गया। और इसके बरक्स आपने देखा कि एक खातून जज को सरेआम धमकियां लगाई जाती हैं, लेकिन उस पर किसी के खिलाफ ना तौहीन अदालत होती है, ना किसी को 5 साल के लिए नाअहल किया जाता है, बल्कि हमारे तो जो पार्टी के सदर हैं उनको ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। सर, मुकदमा हुआ था, बड़ा सख्त मुकदमा हुआ था, इमरान खान को जाकर माफी मांगना पड़ी थी। नहीं, माफी देखें, माफी मांगना पड़ी थी, वो मुकदमा तो अभी भी चल रहा है। क्या तौहीन अदालत, जिस खातून को हरासा किया जाए जलसे आम में और जिसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए, तो क्या उस केस में माफी बनती है? बहरहाल ये अदालत का मामला है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये एक इम्तियाजी सलूक जरूर है जिस पर बात जरूर की जा सकती है कि ये इम्तियाजी सलूक क्यों है, जिसका शहबाज शरीफ साहब ने जिक्र किया कि हमारी 2-2 साल जमानतें नहीं होती थी, लेकिन इधर 8 मिनट के अंदर 8-8 केसेस में जमानतें हो जाती हैं। ये इम्तियाजी सलूक जरूर है, इस पर बात की जा सकती है। और इसके साथ साथ बिलखसूस जो आपने देखा कि जिस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अंडरटेकिंग दी गई थी कि हम एहतजाज तो करेंगे लेकिन हम रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं होंगे, रेड जोन के अंदर दाखिल भी हुए और वो साबित भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद किसी के ऊपर तौहीन अदालत ना लग सकी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो निजाम के ऊपर सवाल तो उठाती हैं। अली गौहर बलोच साहब, बलोच साहब, ये जिन वाक़यात का आप तज़किरा कर रहे हैं, इमरान खान ने उस गुफ्तगू का खमियाजा जो है वो भुगता। यहाँ पर जजों की पगड़ियों का फुटबॉल बनाने की बात हुई, जो तकारीर की गई पार्लियामेंट के फ्लोर पर सेनेटर फैसल वावड़ा की तरफ से, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की गुफ्तगू के बाद जो वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जजेस के हवाले से जो गुफ्तगू की गई वो भी जो है वो जद के ऊपर आ सकती है। लेकिन मामला ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने तो कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं की। उन्होंने बात की है उन जजेस के बारे में जो माजी के रिटायर्ड जजेस हैं, उनका तज़किरा किया है। लेकिन मामला जो है वो बड़ा मुख्तलिफ था, सबको अंदाजा है। बशारत राजा साहब, आपके ख्याल में जो मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं वो भी मादी के ही हैं, वो भी मैंने बताया है कि निजाम में, लेकिन 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें तो अब भी हुई हैं, तो क्या हम उन चीज का तज़किरा भी नहीं कर सकते, उन चीजों की निशानदही भी नहीं कर सकते? तो ये तो फिर निजाम पे हाथ उठेगा जब एक आने वाले को कहा जाए गुड टू सी यू, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी में बिठा के लाया जाए, रिमांड के अंदर उसको निकाल के रेस्ट हाउस में बिठाया जाए। तो मामला मुख्तलिफ है। अली गौहर बलोच साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने मादरत के साथ, मेरी बात तो मुकम्मल होने देना, काली भेड़ों का मैं और मादरत मेरी, जी आप कंप्लीट कर लीजिए। जी कंप्लीट कीजिए, मेरी बात तो सुन लेना। और 90 दिन
नैब के अकूबत खानों में जहां से रोटी नीचे से फेंकी जाती थी, जहां पर किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात की इजाजत नहीं थी, हमने तो वो भी चीजें भुगती हैं। तो आज फिर अगर हम इम्तियाजी सलूक की बात ना करें तो फिर किस सलूक की बात करें? अली गौहर बलोच साहब, मामला ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो बात की है, जो काली भेड़ें करार दिया है, ये उन जजेस जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, गुड टू सी यू वाले जज साहब की बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही है उन जजेस की जो जिनके पास इस वक्त इमरान खान के केसेस मौजूद हैं, उनको काली भेड़ें करार दिया गया है। उसके ऊपर क्या हुआ बशारत राजे साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? जस्टिस अतर मिनल्ला और अटॉर्नी जनरल का क्या मुकालमा हुआ? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इसके हवाले से क्या कहा? बहुत शुक्रिया नकवी साहब। आज जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो समाअत शुरू होने के कुछ 4 मिनट बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अटॉर्नी जनरल साहब को मुखातब करते हुए कहा कि हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दें तो वाह वाह जजेस ने बहुत अच्छा फ़ैसला दिया, हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला। अच्छा, उन्होंने ये बात की कि आपके फेवर में जो फैसला जाए तो आप कहें कि वाह वाह बहुत अच्छा फैसला दिया। जब हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें जो आपकी फेवर में ना हो तो हम काली भेड़े। उन्होंने ये कहा कि जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं प्रिंट मीडिया पढ़ता हूँ, यहाँ पर हमें काली भेड़े कहा गया। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी उन्हें रोशन पर बुलाया, वो गे रोशन पर। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उन्हें कहा, जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा जी कि अगर अदलिया में काली भेड़े हैं तो आपके पास फॉर्म मौजूद है, आप रेफरेंस दायर करें उनके खिलाफ। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम काली उन्होंने ये बात कही, मैं उनकी बात को नोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दें हम काली भेड़े नहीं हैं। वो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, वो जो काली बीड़ू के हवाले से या बम्बल बी के हवाले से कि हम वो है। जिस तरह ये अली गौहर बलोच साहब बता रहे थे, बलोच साहब मुझे ये बताएं कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी कि उस मौके पर कि जी बलोच साहब से देखें, बलोच साहब के पास मैं वापस जाता हूं। मुझे हसन रजा पाशा साहब, आप बताएं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आपने गुफ्तगू सुनी है, वो जो काली भेड़ें कह रहे हैं, क्या अदलिया के ऊपर हुकूमत दबाव बढ़ा रही है? जिनके पास जजेस के पास केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है इस तकरीर के जरिए? देखिए नकवी साहब, वज़ीर आज़म की जो तकरीर के ये हिस्सा है उसमें तो लग यही रहा है कि मौजूदा जजेस के बारे में बात की गई है, किसी साबका जज के बारे में बात नहीं की गई। काली भेड़े हैं और जो ये मशवरा कर रही हैं कि किस तरीके से इमरान खान को जमानत दी जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि ये मौजूदा जजेस के बारे में है। और दूसरी बात जो दबाव बढ़ाने की है, मेरा ख्याल है इस बात से जजेस पे कोई दबाव नहीं पड़ता। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात की है कि दबाव 2 किस्म के हैं। एक दबाव ये है जिस पे पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के तमाम जजेस साहबान ने अपने अपने चीफ जस्टिस साहब के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट भेजी कि हमारे ऊपर दबाव है, हमारे काम में रुकावट डाली जाती है। तकरीबन तमाम ये किया गया। उस इशारा जो है वो ताकतवर इदारों की तरफ किया गया और कोई एग्जाम्पल कोर्ट नहीं की गई, किसी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का डेजिग्नेशन नहीं लिया कि फलां बंदे ने, अगर वो भी कर देते तो ज्यादा बेहतर था। दूसरा दबाव जो है, दूसरी किस्म का दबाव, वो आजकल है उसका सोशल मीडिया का। और ये भी दबाव इतना की जो है वो सख्त और शदीद तरीन है कि जो भी जजेस साहबान पे होता है या कानून नाफिज करने वाले इदारों पे इस किस्म का दबाव होता है। अब वो पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता है, जो इदारे हैं वो प्राइवेटली करते हैं, वो किसी को कानो कान खबर नहीं होती या किसी एक को पता चलता है। लेकिन जो सोशल मीडिया के जरिए दबाव डाला जाता है, ट्रोलिंग की जाती है, वो जजेस की फैमिलीज की भी ट्रोलिंग होती है, जजेस की फैमिलीज के भी दबाव होता है, जजेस पे भी दबाव होता है और ये पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता है। तो ये दबाव की अब मुख्तलिफ किस्में आ गई हैं।
कोई जिसका मौका जहां मिलता है वो उस हिसाब से अपना दबाव डालता है और उससे मामला ये है और फिर हसन रजा जिसको पाशा साहब, मिलता है। मामला ये है कि जो इन केसेस में प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, अब ये मामला जाहिर है कि हाई कोर्ट की स्टेज पर आ चुका है। ये तमाम केसेस, चाहे साइफर वाला मामला हो, इद्दत वाला केस है, दीगर केसेस हैं, अब वो उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर अपीलों के ऊपर फैसले सामने आने हैं। हमारे पास शोज में बैठकर जो प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा रहे हैं, शाह खबर साहब, वो कहते हैं कि मुकदमा ठीक से नहीं चलाया गया, राइट टू फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, जिस तरीके से जजमेंट सुनाई गई ये नहीं टिक पाएंगी। आप खुद मेरे शो में ये बात कह चुके हैं, तो जाहिर है कि जब ये सारी सूरत हाल होगी तो फिर क्या हुकूमत का ये दबाव बढ़ाना। शुएब शाहीन साहब, काली भेड़ें, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने इमरान ख़ान को दबाने के लिए और उसको अंडर प्रेशर लाने के लिए हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, हमारी पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिल के और इस्तेमाल हुए और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ 203 मुकदमात बनाए और 12 जो सारे मुकदमात हैं वो सारे जाली, फैब्रिकेटेड और सिर्फ प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स थे। और आपने देखा कि जो हुमायूं दिलावर ने जिस तरह फैसला दिया, यानी एक्यूज भी मौजूद नहीं है, उसका वकील भी मौजूद नहीं है, वो पहुंच रहा है 10:30 बजे अभी हुए हैं, और उसने बग़ैर सुने, यानी हक़ के दिफा दिए बग़ैर, गवाहों को सुने बग़ैर, बहस सुने बग़ैर एक तरफा फैसला दे दिया। अभी उसने आर्डर साइन नहीं किया, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, 5 मिनट के अंदर पुलिस जमान पार्क पहुंच गई, उसको गिरफ्तार भी कर लिया। फिर जो जेल में अभी हुए हैं, अब तो हमारे जो मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफ, वो भी मानते हैं कि जी हाँ जी ये गलत हुए हैं। सुना और तो अभी भी नहीं प्रोसिक्यूटर गया, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं सुना गया। दरख्वास्त थी कि लाइव नशर करने दिया जाए, तो दरख्वास्त गुजार को सुना गया क्या? वो भी बड़ी ज्यादती की है। देखें, मैं उस पर आ जाता हूँ। पहले जो जेल में जिस तरह सजाएं सुनाई गई, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे प्रोसीडिंग चला के रात के 12-12 बजे तक, उसमें भी एडमिटेडली अब आकर के जो प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने कहा हाँ जी हक़ के दिफा नहीं दिया गया, आप इसको रिमांड कर दें। लेकिन इस तरीके से अगर मुकदमात चलाए जाएंगे तो फिर क्या होगा? आज वाले केस में मुझे बताएं, जब एक केस में लाइव स्ट्रीमिंग का ऑर्डर हो जाए, इसका मतलब है लाइव स्ट्रीमिंग होती वहाँ है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस हो, पब्लिक इंटरेस्ट का केस हो, तो उसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग होती है। इस केस में ऑर्डर हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई, लेकिन जब इमरान खान को बुलाया गया, पिछली तारीख में भी और इस तारीख में भी, वो जनाब लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी गई। आज इसी बात पर जब एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन को सुने बगैर तरमिंदल्ला साहब ने तो कहा जी बिल्कुल बात दुरुस्त है। बात यह है कि जब एक इशू ऐसा है, आपने उसको शुरू कर दिया और एक शख्स के लिए आप उसको पाबंदी लगा रहे हैं, तो क्यों हम क्यों पार्टी बने? बहरहाल वो खैर जजेस उठ के चले गए, वापस आए तो 4/1 से एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। यानी आप आज कौन चाहता है कि इमरान खान की तस्वीर तकरीर ना आए? एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, क्योंकि अभी तक तो पैमरा ने भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ये तो बग़ैर नोटिफिकेशन जारी किए सिर्फ ज़बानी कलामी सीना गज़र से कह दिया गया कि इमरान की तस्वीर तकरीर नहीं चलनी चाहिए, पिछले 1 साल से नहीं आ रही। अच्छा, अब अगर लाइव स्ट्रीमिंग है कि एक पार्टी है वो अपना गुफ्तगू करना चाहती है या जो भी उसका मौक़िफ़ आएगा, आप उसको लाइव स्ट्रीमिंग दे दो। इसमें आप क्यों पार्टी बनते हैं उस गवर्नमेंट के या उस एस्टेब्लिशमेंट के, अपने आप को उनकी साथ शामिल करते हैं कि जब आपके एक इंडिपेंडेंट स्टेचर है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, आपकी इंडिपेंडेंस के ऊपर सवालिया निशान है। देखें, कल आपने ख़त लिखा या परसों हमने देखा, शायद लिखा पहले होगा, 3 मई का खत है, मंजर आम पर गुज़श्ता रोज़ा। लेकिन मुझे बताएं, जो कुछ वहाँ बातें की गई, आज आप उसकी तस्दीक कर रहे हो कि आप यानी पार्शल हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। लाइव स्ट्रीमिंग की बात की गई, बरतानवी कमीशन को कहा कि ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहले ही मिसाल है कि हम जो है, मैं बलोच साहब को एक जवाब देना चाहता था। उन्होंने एक सवाल छोड़ा था, अगर आप इजाजत दें 2 मिनट। बलोच साहब, आपने बात की तौहीन अदालत की कि हमें ये कर रहे थे तो इन पर तौहीन अदालत नहीं लगती, हम पर तौहीन अदालत लगी। यहाँ पर शरय दस्तूर पर जस्टिस उमर अता बंदयाल की तस्वीर लगाई गई, जस्टिस मुजाहिर नकवी की तस्वीर लगाई गई, उन्हें ट्रक्का वाला कहा गया, जस्टिस इजाज़ उल हसन की तस्वीर लगाई गई, उन पर तौहीन आपकी पार्टी लगा रही थी, वो आप पर तौहीन अदालत नहीं लगी। दूसरी आपने बात की रिलीव की, तो बलोच साहब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही थी जो हफ्ते छुट्टी वाले दिन जो खुली, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जस्टिस अत्तर अमीनुल्लाह ने ये अल्फाज कहे, मैं उस केस को कवर कर रहा था कि आप मुझे इस अदालत को जमानत दें
कि मियां नवाज शरीफ की ज़िंदगी के हवाले से उसी दिन फैसला हुआ कि उन्हें बाहर भेजना है। फिर बात हुई जब मोहतरमा मरियम नवाज इसराब अदालत लाहौर जाती है तो वहाँ पर पथराव किया जाता। कौन सी तौहीन अदालत लगती है? जिस दिन शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR काटी जानी थी उस दिन वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं। कौन सी तौहीन अदालत लगती है? सही, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, जो सवालात बशारत राजा साहब ने छोड़े हैं उनका जवाब लेंगे अली गौहर बलोच साहब से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गौहर बलोच साहब, कुछ सवालात बशारत राजा ने ब्रेक से पहले छोड़े थे, मैं चाहता हूं कि आप उनका भी जवाब दें। साथ ही ये भी बताएं कि आपकी पार्टी जो है वो खुद इस सिचुएशन से गुजरी हुई है। एक वक्त था नवाज शरीफ को दिखाने पर या उनको लाइव चलाने पर, उनकी तकरीरें चलाने के ऊपर पाबंदी लगी थी। आप बड़ा बढ़ चढ़ कर इसके खिलाफ बात करते थे, आप उनके राइट के हवाले से गुफ्तगू करते थे। आज आपके दौरे हुकूमत में यही सूरत हाल इमरान खान के साथ है, आपके सियासी मुखालिफ के साथ है, तो वो अगर जायज़ नहीं था जो इमरान नवाज शरीफ के साथ हुआ, तो आज ये कैसे जायज़ है जो इमरान खान के साथ हो रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो बात यह है कि उस वक्त तो खैर एक टिकर भी नहीं चल सकता था। और मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब तो दूर की बात है, मरियम नवाज साहबा जेल में नहीं थी, वो जलसे करती थी, उनका किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक टिकर भी नहीं चलाने की इजाज़त थी। और उनकी कवरेज जो थी वो हम सोशल मीडिया के जरिए करते थे। दूसरी बात ये है कि सवाल तो वाकई बहुत सारे उठते हैं। सवाल ये भी उठता है कि एक ऐसा डिप्टी स्पीकर जिसने पाकिस्तान के कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया गया और उसने असेंबलियां डिसॉल्व की। फिर सवाल तो ये भी उठता है कि जिस तरह से कि मैंने कहा कि उसी डिप्टी स्पीकर के जिसके के वो इलेक्शन हारा हुआ था और पूरे 5 साल उसको स्टे ऑर्डर के ऊपर रखा गया, वो आज तक स्टे ऑर्डर ही नहीं टूट सका। आज तो कहा जाता है कि रात ना गुजरे और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 फौरन सामने लाए जाए, तो उसको 5 साल किसने स्टे ऑर्डर पे रखा, उस पर भी सवाल तो उठता है। लेकिन आज उस सवाल को सुनने वाला और जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो सवाल तो यहाँ पर बहुत सारे उठते हैं कि हुकूमत खानों के अंदर नीचे से रोटियां किस तरह से फेंकी जाती थी, किस तरह से एक बाप के सामने उसकी बेटी को जेल के अंदर बुलाकर हथकड़ियां पहना दी गई और उसको गिरफ्तार किया गया। ये भी सवाल तो बहुत सारे उठते हैं। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, मैं आपकी मेजॉरिटी ज्यादातर बातों से मैं एग्री करता हूं, मैं एग्री करता हूं, मैं उनको एंडोर्स करता हूं, लेकिन मुझे इसमें ऐड कर दें, इसी में ऐड कर दें, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, इसी में ऐड कर दें कि माजी में, यही तो सवाल है कि माजी में कोई चीज आपके साथ गलत हुई, वो आज किसी गलत काम की जस्टिफिकेशन कैसे हो सकती है? क्या फर्क है? आप खुद को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे फिर पीटीआई से, जिन बातों पर आप एतराज उठाते रहे, आज आप कह रहे हैं क्योंकि माजी में ये हुआ था लिहाजा आज ये जस्टिफाइड है? देखिए, बात ये है कि अदालतों के फॉरम सबके सामने खुले हुए हैं। अगर आज आप जिस तरह से कहा गया और जिस तरह से बानी पीटीआई ने 2-3, हालांकि आज के केस से रिलेटेड बातें नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए अपने मुतालबात सामने पेश किए। और मैं जस्टिस कादी फायद ईसा साहब को इस बात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये वही मतलब आदमी था कि जिसने उनके खिलाफ झूठे रेफरेंस बनाए और उनकी अहलिया को अदालतों में घसीटा और जिस तरह की उनकी सोशल मीडिया के ऊपर तजलील की। लेकिन आज उन्होंने मनो अन उसके तमाम मुतालबात जो कि वो ताल्लुक भी नहीं रखते थे उस केस से, वो भी उन्होंने जो है वो तस्लीम किए और उस पर उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दी जाए और इनकी बात को माना जाए। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है आपकी बात से। शोएब शाहीन साहब, आपकी क्या राय है? अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं कि इनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमें हुकूमत खानों से रोटियां फेंकी जाती थी, जो हमारे साथ हुआ वो तो वो बता रहे हैं कि जिस दास्तान से जिस अंदाज से वो रहते थे, शहनशाहाना अंदाज में जेल में, और आज भी शहनशाहाना ऐसा है जिसमें डेथ सेल में वो बैठते रहते हैं। और सुने एक मिनट गौर साहब,
कोई एसी नहीं है, जो ये कहा जाता है ना कि एयर कंडीशन में है। पिछले 2 साल मतलब पिछली गर्मियाँ भी गुजारी है इसमें, कोई एसी नहीं है, ना बुशरा बीबी के लिए ना इमरान खान के लिए। डेथ सेल की शेप है, ये इस हालत में हो रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में उन्होंने कभी सवाल ही नहीं किया कि मेरी पर्सनल लाइफ क्या है। 48 डिग्री में जो बंदा फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस करता हो और फिर ग्राउंड में घास पर सो जाता हो, तो फिर आपको क्या जरूरत है? आप एसी मांग रहे हैं? लेकिन मैं नहीं मांग रहा, मैं आपको बता रहा हूँ जो आप कह रहे हो ना कि हमें शानशाना लाइफ गुजारी हुई है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ, उन्होंने कहा जी सारे मुतालबात मान लिए। उन्होंने कहा जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बदतरीन हुई हैं, उसके बारे में मेरा केस है 1 साल से पेंडिंग, आपने नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी आप वकील से बात करें। दूसरा उन्होंने कहा जी दिन दहाड़े रॉबरी हुई है, हमारे मैंडेट चोरी किया गया, उसकी पटिशन पेंडिंग है, 4 महीने हो गए। उन्होंने कहा वकील से बात करें। उसके हवाले से उन्होंने कहा जी जो जुडिशल कमीशन की बात, जुडिशल कमीशन बनाए 8 फरवरी के हवाले से, उन्होंने कहा जी 9 दोनों, एक इस हवाले से भी जुडिशल कमीशन की दरखास्त है, 9 मई के हवाले से भी जुडिशल कमीशन। उन्होंने कहा जी वकील से बात करें। तो मुतालबा कौन सा माना? उन्होंने कहा जी लाइव स्ट्रीमिंग करें, वो आपके सामने है। उन्होंने कहा जी मुझे प्रोड्यूस करने की इजाज़त मांगी जाए, जो उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया था कि मुझे अदालत आने दें। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको यही इजाज़त मिलेगी कि आपका वीडियो लिंक के जरिए आपको बुलाया जाएगा। तो वो कौन सा मुतालबा था जो उन्होंने मान लिया? तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अपने आप को एक हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश कि इमरान खान की लाइव स्ट्रीमिंग ना हो सके उसका हिस्सादार बने हैं जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये इसलिए ये फैसला भी एक मुतनाज़ा फैसलों में शुमार होगा। ये मुनासिब नहीं था कि आप एक शख्स के लिए एक ही केस में 2 मुख्तलिफ यार्ड स्टिक रखें, यानी एक वक्त में कहें कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी और जब इमरान खान आएगा उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी। अच्छा, आप जाहिर है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली आपका मौक़िफ़ और अली गौहर बलोच साहब का रिलेटिवली किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हसन रज़ा पाशा साहब, आप बता दें ये मामला आपके ख्याल में मफाद आमा का मामला था, ये टेक्निकल मामला कैसे बन गया? ये लाइव स्ट्रीम पहले हुआ तो अब क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाशा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? पाशा साहब, बशारत राजा साहब, आप बताइए ये किस तरीके से? नकवी साहब, जो जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साबिक जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस पर 56 समातें की तकरीबन, और अपने रिटायरमेंट से जाते जाते 1 दिन पहले उन्होंने ये फैसला दिया था। फिर वफाक जब इंट्रा कोर्ट अपील में चला गया तो नवंबर या दिसंबर में इस केस की समाअत की थी चीफ जस्टिस काजी फाइज इस्सा ने। इसी केस में वो लाइव स्ट्रीमिंग थी जिस केस में उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि इमरान खान को नोटिस जारी किए जाए कि वो इसकी हेयरिंग में खुद शामिल होंगे या क्या वकील के जरिए आएंगे या क्या करेंगे। वो तो उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग की बात मफाद अमा का मामला था उस वक्त। सही, पाशा साहब का भी कनेक्शन जो है वो बहाल हो गया। पाशा साहब, ये मफाद अमा का मामला है नहीं है ये मामला? आपको मेरी आवाज आ रही है? पाशा साहब का फेम फिर फ्रीज हो गया, कंटिन्यू करें राज साहब। अच्छा, आज जिस तरह समाअत जब शुरू हुई तो फिर ये कहा गया जी, जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा जी कि ये मफाद आमा का मामला है। इवन मखदूम अली खान जो हुकूमत के वकील थे और अटॉर्नी जनरल, ये कमरा अदालत के अंदर जब जजेस मशावरत के लिए चले गए तो मखदूम अली खान का ये कहना था कि अगर मुझसे इस पर दलाइल मांगे जाते तो मैं हमायत करता इस बात की कि इसको लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, क्योंकि ये 184(3) मफाद आमा का मामला है। और जो जस्टिस अतर मुल्ला ने बात की थी, मैं उनकी बात से इत्फाक करता। और अटॉर्नी जनरल का भी यही कहना था जब कोर्ट के अंदर, उन्होंने ये कहा कि मुझसे अगर पूछा जाता तो मैं भी यही कहता। और उन्होंने हिंदुस्तान की एक एग्जांपल दी, उन्होंने बरतानिया की एग्जांपल दी, अमेरिका की एग्जांपल दी कि वहाँ कन्विक्टेड पर्सन जो है उनकी भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। और इवन मखदूम अली खान जो हुकूमत के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि अगर ये हो जाता आज तो एक अच्छा जो एग्जाम्पल बन जाती, एक मिसाल बन जाती, और फिर जो लोग कन्विक्टेड हैं वो जेल उससे खुद जो है वो दलाइल देते और ख़ुद वो अपना केस लड़ते। लेकिन पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कल जो ख़त लिखा, ख़त तो 3 मई को लिखा, वो कल सामने आया। उसमें वो कहते हैं बरतानिया को कि हाँ, पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये पहली बार हुआ कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग की। तो आज 24 घंटे भी नहीं गुजरे उस ख़त को मंजर यहाँ पर आते हुए, जब वो ये मुद्दा आया तो कहा जी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। सही है। हसन रजा पाशा साहब, आप बताइए ये मामला जो मफाद आमा का है, ये मफाद आमा का मामला है कि इस
अब केस को जो है वो लाइव चलना चाहिए, या आप समझते हैं कि अब ये टेक्निकल नौयत का वाकई मामला बन गया, लिहाजा इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जरूरत नहीं है? देखिए, इसकी दो चीजें हैं। एक ये है कि ये जो नैब एक्ट में तरमीम की गई है, ये ऑलमोस्ट 95% वो तरमीम है जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के जरिए की थी, और 2 ऑर्डिनेंस तो उनमें ऐसे थे कि जिनमें उनको एक्सटेंड भी किया था। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस एक ऑर्डिनेंस में ये भी था, वो पर्सन स्पेसिफिक तरमीम की गई थी सिर्फ मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तकलीफ पहुंचाने के लिए, जिसमें यह कहा गया था कि नैब का कोई भी मुलजम होगा उसको जेल में C क्लास दी जाएगी। ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट की गई थी उन ऑर्डिनेंसेस में। बहरहाल ऐसा कोई ऑर्डिनेंस मेरी नजर से नहीं गुजरा। पिछली ये जरा पढ़ लीजिएगा, ये नहीं देखा बिल्कुल ऐसा तरमीम की कोई गई थी ऑर्डिनेंस मैंने नहीं ऑर्डिनेंस में। देखा। तस्दीक दूसरी कर बात, शोएब शाहीन ये साहब मैंने कह रहे हैं पढ़ा कि है ऐसा मैं कोई तो ऑर्डिनेंस के साथ उन्होंने नहीं बात कर देखा। रहा हूं। ये आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ शोएब शाहीन साहब जो है वो एतराज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप जिस ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं ऐसा उनकी नजर से कोई नहीं गुजरा। अगर आपके वो पास जरा हो तो मुझे देख भेज लीजिए, दीजिएगा, तो मुझे आ मेरे जाएगा। नॉलेज में नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डिनेंस मैंने नहीं देखा। अगर ये है मैं आपको भेज दूंगा, जरा थोड़ा सा पीटीआई से निकल के देखें। दूसरी बात जो मैं कर रहा हूं वो ये है कि देखें, जो स्टेटस है खान साहब का, कतई नजर इसके कि वो सजाएं ठीक हुई हैं या सजाएं गलत हुई हैं, वो इस वक्त अडयाला जेल में बतौर मुजरम है, सजा याफ्ता। क्या बाकी जो मुजरमान हैं जो कि अडयाला जेल या मुल्क की किसी जेल में हैं, उनको ऐसी सहूलत दी गई है या दी जाएगी? अगर आज एक प्रेसिडेंट सेट होती है तो कल कोई भी मुजरम ये कहेगा कि इमरान खान साहब को आपने ये सहूलत दी है, मुझे भी दे। ये सही। एक बहुत बड़ा, इसमें मैं जवाब लेता हूं शोएब शाहीन साहब से, लेकिन पहले अली गौहर बलोच साहब। दूसरी- जी आप कंप्लीट कर लें प्लीज। जी ठीक है, आप ले लीजिए। ठीक है अली गौहर बलोच साहब, ये बताएं कि जब आप अपोजिशन में होते हैं, आप कहते हैं नैब जो है ये काला कानून है, ये विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये सियासी जमातों को तोड़ने के लिए, बनाने के लिए, वफादारियां तब्दील कराने के लिए इस्तेमाल होता है, फिर आप नैब तरामीम जो है वो कलअदम करार देने के हवाले से फैसले को जो है चैलेंज भी करते हैं। अब जब आप मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप नैब ऑर्डिनेंस ले आते हैं एक और आप कहते हैं कि जनाब वो जो 14 दिन रिमांड है उसको बढ़ाकर 40 दिन कर दिया जाए। यही तो मामला है, आपने 90 दिन से कम करके 40 दिन किया था, वो मामला इमरान खान ने चैलेंज 15 दिन किया था, 14-15 दिन किया था, अब आप 14 उसको बढ़ाकर जो है वो 40 दिन कर रहे हैं। फिर जो 5 साल की सजा है बदनीयती पर मबनी रेफरेंस दायर करने पर, आप उसको कम करके 2 साल कर रहे हैं। आप क्या एनकरेज कर रहे हैं कि हाँ बदनीयती पर मबनी रेफरेंस दायर किया जा सकता है, किया जाना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि कोई सजा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि जो नैब कवानीन में अमेंडमेंट्स हैं वो तो साबका हुकूमत जब पीडीएम की बनी थी तो उस वक्त की गई थी, और जाहिर है कि आज अगर उन अमेंडमेंट्स के बेनिफिशियरी हैं तो वो खुद बानी पीटीआई खुद है उनका। सर वो नहीं बनना चाहते, उन्होंने चैलेंज कर दिया, खत्म करवा दी। ठीक है ना, अच्छा उसके तो बेनिफिशियरी ये भी इन्होंने भी होना था। और साथ ही साथ जो आप कह रहे हैं कि 40 दिन की होगी, अभी वो ऑर्डिनेंस है और वो 40 दिन का फायदा कोई सिर्फ या नुकसान को किसी एक बंदे के लिए तो नहीं स्पेसिफिक, वो तो तमाम लोगों के लिए है। जिसके ऊपर भी कोई नैब का केस होगा, जो कोई भी उसके अंदर आएगा, वो तो तमाम लोगों के लिए है। उसमें सिर्फ पॉलिटिशियन भी नहीं है, बाकी भी तमाम लोग आ जाते हैं जो उसमें है। तो बहरहाल हमने जो भी अमेंडमेंट्स की वो बलोच साहब पार्लियामेंट मौजूद है, के बाद की गई, पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, आपके पास कंफर्टेबल नंबर मौजूद है, कानून साजी करने के लिए फोरम मौजूद है। आप ऑर्डिनेंस के खिलाफ बात करते रहे हैं, आपकी जमात ये कहती रही है कि ऐवान सदर को आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया। आज यही तो सवाल है, आज हम आपको कैसे डिफरेंशिएट करें? आप भी तो वही कर रहे हैं। नहीं, वहां पर एक बात है। पहली बात तो ये है कि ये ऑर्डिनेंस है और इस पर फीडबैक लेकर तो बिल्कुल कर। साथ ही साथ मैं ये अर्ज करूंगा,
ये जो तासर सर ख्वाजा साद रफीक आपकी जमात के वो इसके खिलाफ बात कर चुके हैं, आज बेंच में भी इस पर बात हुई जी। वो कह चुके हैं कि ये बिल्कुल गलत किया गया है हुकूमत की तरफ से। मेरी एक मिनट, मेरी बात मुकम्मल होने देना, आप अपनी बारी पे बात करें, मेरी बारी से मुकम्मल होने दें। मैं ये कह तो ये प्रोपेगेंडा किया गया, तमाम केसेस बेगुनाह हैं, तमाम केसेस में कुछ नहीं। मुझे ये बताएं कि जो अल कादिर ट्रस्ट वाला केस है वो ओपन एंड शट केस है कि जो लिफाफा लहराया गया इनकी पार्टी के वुज़रा, जिसमें शेख रशीद, जिसमें फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि वो लिफाफा किसी को पढ़ के नहीं सुनाया गया, और कुछ चीजें तो सामने आ गए कि उसके फायदे क्या लिए गए, जो पसे पर्दा लिए गए वो इससे अलग है। तो आप इनको किस तरह से कहते हैं कि जनाब ये बड़े ईमानदार लोग हैं, जिनकी ऑडियो और वीडियोस कह रहे हैं मानते हुए पकड़े गए, आप उनको कहते हैं कि जनाब ये ईमानदार लोग हैं, प्रोग्राम में बैठकर कहते हैं, और सिर्फ क्योंकि ये इस वक्त पॉपुलर है जो इनके बकौल, हम तो उनकी पॉपुलैरिटी को भी तस्लीम नहीं करते, लेकिन इनके बकौल अगर वो पॉपुलर ऊपर से मुझे बताएं, लाइव स्ट्रीमिंग पे बात करते हैं, जस्टिस कादी फायदी और जदीद ने तो बेशुमार केसेस में लाइव दिखाया जा रहा है। जब नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खान अब्बासी, तमाम लीडरशिप मुतालबा करती थी, किसी एक का केस भी लाइव दिखाया गया, ये किसी और को भी सहूलत मिली। और यही तो बात है कि आज एक मुजरिम जो उधर बैठकर देसी मुर्गियां भी खा रहा है, जिसके लिए जेल भी खोल दिए गए हैं, जिसको तमाम सहूलतें दी गई हैं मुजरिम को, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे मौत की चक्की में रखा गया है, डेथ सेल में रखा गया है, जो बुनियादी हकूक हैं वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं मिल रहे। आपका दावा ये है कि चल रही हैं, बकरे चल रहे हैं, एक्सरसाइज चल रही है। बहरहाल मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शोएब शाहीन साहब, एक तो ये जेल में जो सहूलियात हैं इसके ऊपर अब बार बार एतराज़ उठ रहा है, उसके ऊपर जवाब दे दीजिए। दूसरा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट की गई 1971 के वाक़यात तस्करा, उसमें जो है वो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का भी था, उसके हवाले से FIA की इंक्वायरी जो है वो भी शुरू हो गई है और कुछ गुफ्तगू की जा रही है शहर इक़्तिदार में। सेनेटर फैसल वावडा की भी आपने बात सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी बैन हो सकती है। हुकूमत के जो तर्जुमान बैरिस्टर अकील हैं उन्होंने भी कहा है कि सेडिशन केस और नए केसेस, फ्रेश केसेस इस बुनियाद पर हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ज़रा मुख्तसर सा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर बात का जवाब दूँ। पहली बात जो पाशा साहब ने कही है कि कोई आर्डीनेंस जारी किया था इमरान खान साहब के ज़माने में कि जी जो नैब के मुजरिम होंगे उनको C क्लास दी जाएगी, ऐसा कोई आर्डीनेंस मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ये नहीं हो सकता कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिज़ी वकील हूँ, प्रोफेशनल वकील हूँ, कोई ऐसा आर्डीनेंस आया हो जो मेरी नज़र से ना गुजरा हो, मीडिया की नज़र से ना गुजरा हो। ये उनकी सिर्फ इमेजिनेशन है, और अगर उनके पास कोई आर्डीनेंस ऐसा है वो तहकीक कर लें, अगर नहीं है तो कम से कम पूरी पब्लिकली आकर कहें जी मेरे से गलती हो गई। दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं, मैं भी चेक कर लूँगा, मैं भी चेक कर लूँगा, अगर मेरे से गलती उसके लिए हम अलहदा उसके लिए हम अलहदा नशिस्त कर लेंगे, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरी नहीं है तो फिर मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाएं। सर मेरी नज़र से नहीं गुजरा, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। मीडिया की नज़र से नहीं गुजरा, लिहाजा बहुत सारी चीजें किसी बंदे की नजरों से नहीं हो सकता, मगर ऐसा, लेकिन ऐसा कोई मैंने 100 दफ़ा कोई ऑर्डिनेंस ये सारे पढ़े हैं पिछले कई सालों से, नैब के केसेस भी मैं कर रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं है कि मेरी नज़र से ना गुजरा हो। हाँ, हो सकता है मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास हो जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी नज़र से नहीं गुजरा तो इसका मतलब ये नहीं है, तो मैं यही कह रहा हूँ अगर आपको मिल जाए तो शेयर कर दें, आप बहस ना करें ना, मुझे जवाब देने देना सर, जवाब देने दें प्लीज़, टाइम ज़ाया होगा। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि मुजरिम की हैसियत से इनको किसी और को फिर क्यों ना परमिशन मिले। देखें, यहाँ वो मुजरिम या मुलजिम की हैसियत से नहीं पेश हो रहे। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिटीशन फाइल की है, वो एक्सेप्ट हो गई है, उसके खिलाफ एक अपील आई है। वो आर्टिकल 10A ये कहता है कि कोई भी पार्टी को ड्यू फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपना जो भी उसका केस होगा उसके लिए राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो डिफेंस में आए। इनको ख़त लिखा गया,
नोटिस किया गया कि आप खुद पेश होना चाहेंगे या अपने वकील के जरिए आप लिख के दें। उन्होंने लिख के दिया मैं खुद पेश होना चाहता हूं। और ये उन्होंने फैसला नहीं किया था कि आप इसको लाइव स्ट्रीमिंग करें, ये खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो मफाद आमा का केस होगा हम उसको लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। और इसके ऊपर फैसला कर दिया कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग का। जब फैसला कर दिया उसमें वो एक पार्टी है, बतौर पार्टी उन्होंने पेश होना था। अच्छा मुझे बताओ, आप मुजरिम की बात कर रहे हो, वो इश्तिहारी मुजरिम थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब जब लंदन से चले, पूरे मीडिया ने क्या दिखाया कि वहां से वो उठ गए, वहां से चल पड़े। वो इश्तिहारी भी थे, सिर्फ मुजरिम नहीं थे, इश्तिहारी भी थे। और यहाँ तो अपीलें सारी जमानतें उनकी हो चुकी हैं सिवाय एक साइफर केस के, जो वो फैसला होना था छुट्टी ना होती तो। अब आप बताएं कि आपका पूरा सारा स्टाफ चला जाता है वहां जनाब एयरपोर्ट के ऊपर। सही, मुझे जवाब भी लेना है, वक्त कम रह गया, उस पे मैं आ गया तो एक दो ट्वीट वाले मामले पर आ जाइए। ट्वीट एक बात सिर्फ अली गौहर बलोच साहब ने जो बात की, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, डिजिटल दहशतगर्दी, मैं तीनों बातों का ट्वीट जवाब के ऊपर FIA की इंक्वायरी। आधा मिनट और दे दें मुझे, सिर्फ आधा मिनट, सिर्फ इनकी बात का आधा मिनट जवाब दे दूं। देखें, जो अलकादिर ट्रस्ट की जो बुनियाद है ना, वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है कि जो 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी थी वो 18 अरब रुपए में मलिक रियाज को बेची हुसैन नवाज ने। वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी। और उसके बाद क्या हुआ उसकी तफसीलात में जाए बगैर उसमें जमानत हो चुकी है, इसलिए उनको कहें कि आप इंतजार करें, ठंडे हो जाएं। और जिस दिन उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी हुसैन नवाज पकड़ा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आपके पास पैसे ये कहाँ से आए। और फिर आप करप्शन की बात करते हैं, मुझे बताएं दुबई लीक्स में किसके नाम आए हैं, मुझे बताएं गंदम स्कैंडल में किसके नाम आ रहे हैं। लेकिन नैब के पास उनके लिए टाइम नहीं है। नैब के पास टाइम है तो चौथा केस बना रहे हैं वो इमरान खान के खिलाफ। फिर ये पहली दफा नहीं किया। अच्छा आप कहते थे कि 15 दिन जनाब हमने कर दिया, 14 दिन कर दिया, रिमांड बहुत कम रह गया है। अच्छा बहुत कम रह गया है। बस मैं आखिरी बात करके आपके सवाल की तरफ जवाब की तरफ आ रहा हूँ। 14 दिन के बजाय पिछले साल इन्होंने 30 दिन का किया ऑर्डिनेंस, वो लैप्स कर गया। तो अब चूंकि नया मुकदमे बना रहे हैं तो अब 40 दिन का ये बदनीयती पे स्पेसिफिक है। अब आप मुझे एक एक बात का, अब ट्वीट वाली बात पे मैं आता हूँ। देखें ट्वीट किस चीज़ पे है। देखें जिंदा कौमें हमेशा माजी से सबक सीख के आगे चलती हैं। मुझे बता दें, क्या हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मौजूद है? क्या हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में ये नहीं मौजूद कि आपने जमहूरियत को दागदार किया? क्या वहाँ मौजूद नहीं है कि आइन को बेआइन किया इस मुल्क को? क्या कानून की पासदारी की बजाय कानून चंद लोगों के हाथों में था और आज़ाद अदलिया नहीं थी जिसकी वजह से ये सारा मुल्क टूटा? आज अगर हमीदुर रहमान कमीशन के ऊपर कोई कमेंट्स आते हैं तो क्या जुर्म है? अच्छा फिर कहा गया जी गद्दारी के मुकदमे बनेंगे जी, पार्टी को बैन करने की कोशिश। भाई बैन तो आपने प्रैक्टिकली कर दिया। आज आपने किधर दिया आपका बल्ले का निशान? रजिस्टर्ड पार्टी होते हुए आपने हमें नहीं लड़ने दिया। मुझे और उसके अलावा जो कुछ जो गद्दारी के मुकदमात हैं, मैं 20 से के करीब फॉर्म 45 47 एज वेल। अब सर पाशी साहब ये बताइएगा, आर्टिकल 17 क्या वफाकी हुकूमत इस ट्वीट की बुनियाद पर और इमरान खान के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं उनकी बुनियाद पर कोई रेफरेंस इनिशिएट करके सुप्रीम कोर्ट भेज सकती है PTI को कलअदम करार देने के लिए? पाशा साहब, बलोच साहब, फॉर्म 45 फॉर्म 47 कजिया है, काली भेड़े करार दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इस्लामाबाद का तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जहांगीरी साहब की जो अदालत जी बात करता हूँ। साहब मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, आप बोलिए। पाशा साहब आपके इंटरनेट कनेक्शन में स्टेबिलिटी का इशू है। I'm sorry, I'll have to move on. I'll have to move to the next guest. बलोच साहब बताइएगा, फॉर्म 45 फॉर्म 47 यहाँ पर इस्लामाबाद में तो मामला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में है, वहाँ पर मांगे जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत के लिए भी बड़ा बेहतर होगा कि आगाज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के से करें? डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से ये क्लेम करते हैं कि बहुत बड़े मार्जिन से 30,000 वोटों से शिकस्त दी है उन्होंने। देखिए आईनी इदारे हैं, उनके अंदर तमाम की शिकायत हैं और अभी भी जो आप बता रहे हैं वो तो खुद शुएब शहीन साहब का हल्का है, तो जाहिर है कि जहां से मर्जी वो तो रेड पिटीशन जो है वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर है। हम तो खुद कहते हैं मेरी अपनी रेड ट्रिब्यूनल्स में मौजूद है, अदालतों के अंदर मौजूद है, लेकिन बिला वजह का डिले भी हो रहा है, तो हम तो खुद उसमें इंसाफ चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि 2018 के इलेक्शन वाले आप तो जीते हुए हैं, आपने भी पिटीशन की है। खुद ख्वाजा साद रफीक के हल्के के अंदर
जो है वो इमरान अहमद न्यादी साहब इलेक्शन हारे थे, फिर बाद से जल्दी जल्दी वो इलेक्शन हल्का छोड़ ख्वाजा साद रफीक साहब उस हल्के से जीत गए थे। ये 2018 के भी अगर आप खोल लेना कच्चा चट्टा तो पता चल जाएगा कि आरटीएस सिस्टम के जरिए किस तरह से इनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, उसके बाद किस तरह से किस साजिश के तहत पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाया गया, किस तरह से पाकिस्तान की माशी तबाही की गई, ये तमाम चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। ये फॉर्म 47 और 45 आज तो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, उसमें जा रहे हैं, इनकी सुनवाई हो रही है, केस सुने जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के फैसले हैं, जो भी केसेस हैं वो मेरिट पर सुने जाएं। हमने कब कहा है? हम तो इन्हें कहते हैं कि सड़कों पर खड़े होकर इंतजार फैलाने की बजाय आइन और कानून का रास्ता इख्तियार करें। सही, ये सही, तो हमारा मौकफ है। सही। अगर अभी तो ट्रिब्यूनल की हेयरिंग हो रही है, जब फैसला आएगा तो उस पर भी बात कर लेंगे। बशारत राजा साहब, आपने भी प्रोसीडिंग देखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपके क्या ख्याल है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? हल्का 48, 47, 46 कौमी असम्बली का अदालत के तेवर आज की जो प्रोसीडिंग हुई है ना, उसके हवाले से बताता हूँ कि जस्टिस तारक जंगीरी ने जो खुर्रम नवाज वाला हल्का है, राजा खुर्रम नवाज वाला, एक तो आरओ वहाँ अदालत में नहीं आते, पता नहीं उन्हें क्या वो अदालत से कोई खौफ है। अगर वो सच्चे हैं, जिस तरह जस्टिस तारक जंगीरी ने आज फॉर्म 4576 सामने रख कर देखे, तो उन्होंने कहा जी कि जो खोखर साहब थे उनका फॉर्म, तहरीक लब्बैक का फॉर्म, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली बुखारी थे उनके फॉर्म 45 मिल रहे थे। जब उनसे पूछा गया खुर्रम नवाज से कि आपका 45, उन्होंने कहा जी तो हमें तो तस्दीकशुदा फॉर्म ही नहीं मिला। हालांकि वो जीते हुए उन्हें बताया गया तो तस्दीकशुदा फॉर्म तो उनके पास होना चाहिए ना, ये तो नहीं है। फिर अंजम वकील पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं, हर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होते हैं। 15,000 रुपये आज उसे आरओ को कहा गया कि अगर अगली समात पर वो ना आए तो फिर ये अदालत गिरफ्तारी के अहकाम जारी करेगी, आर्डर देगी और आरओ को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया होना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पर जो उसने 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो कुछ किया, अदालत के सामने जवाब देना पड़ेगा और वो फंस गए। मैं सही सही। कोई कमेंट्स? आई एम लेफ्ट विद 30 सेकंड्स सर। फॉर्म 45 के हवाले से जो मेरे मुखालिफ थे मद्दे मुकाबिल तारिक फजल चौधरी को कहा कि जी ले आओ, उनके वकील ने कहा मैं तो फॉर्म 45 में ले नहीं, और इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर फॉर्म 45 लेकर ये आए थे। उन्होंने कहा जी ये है फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही ये फॉर्म 45 है। वक्त खत्म हो गया। शुआब अली गौहर बलोच साहब, हसन रजा पाशा साहब, बशारत राजा मुझे ज्वाइन किया। ये फॉर्म 45 है, एक मरतबा खुल गए, इसके ऊपर फैसला आ गया तो फिर ये समझ नहीं आती कि हुकूमत किस तरीके से रोक पाएगी फॉर्म 45 की बुनियाद पर दीगर हलकों के फैसले। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।